किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पशुओं में लहू मूतना रोग, लक्षण और उसके उपाय पर, और साथ ही भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे गन्ना फसल में अंतः फसलीकरण का प्रबंधन और महत्व। इसके अलावा भाइयों करवाएंगे मनोरंजन, और जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। और किसान भाइयों, जिस तरह हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उस पोषक तत्व की कमी की वजह से शरीर में कोई ना कोई एक समस्या पैदा हो जाए या कोई गंभीर बीमारी जो है उससे बन जाए। इसी तरह हमारे जो पशुधन है उसमें भी जब किसी एक खास तरह के पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसके शरीर में भी कोई ना कोई एक नई बीमारी उत्पन्न हो जाए। और ऐसी एक समस्या है पशुओं में, वो है पशुओं में लहू मूतना रोग। तो ये जो लहू मूतना रोग है पशुओं में, उसके लक्षण के हैं, उसके कारण के हैं, और हम किस तरह से इस समस्या तक बाहर आ सके हैं, इस विषय में जो है डॉक्टर सुनील दत्त जी ने जानकारी दी। और डॉक्टर साहब ने क्या सुझाव दिए कि किसान भाई जो है किस तरह पशुओं में लहू मूतना रोग की पहचान कर सके हैं, किस तरह बचाव कर सके हैं। तो सुनिए भेंट वार्ता। आज की बातचीत का विषय है पशुओं में लहू मूतना रोग, लक्षण और उपाय पे, और इस विषय में आज हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुनील दत्त जी। आप पशु चिकित्सक हैं, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, राजकीय पशु चिकित्सालय, दौलतपुर, कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी, और सभी हमारे श्रोतागण किसान भाइयों को भी नमस्कार, राम राम। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है कि पशुओं में लहू मूतना रोग, तो डॉक्टर साहब हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये रोग है क्या डॉक्टर साहब? विनोद जी, ये रोग एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिसको हम अगर देसी भाषा में समझें तो ये फॉस्फोरस की कमी के कारण दुधारू पशुओं में पाया जाता है जी। और ये हमें ज़्यादातर ब्याने के बाद ही ज़्यादा दूध उत्पादन वाले जो हमारी भैंसें हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और ज़्यादा दूध उत्पादन वाली गायों में भी ये देखने को मिलता है जी। सर, कि जो हमारे दुधारू पशु है उसमें इस रोग के लक्षण या इस रोग की जो आने की चपेट में आने की संभावना वो ज़्यादा रहने वाली है। डॉक्टर साहब, हमारे जो पशुपालक भाई है या जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने अपने गाय भैंस बांध रखी हैं या दूसरे दुधारू पशु है, तो उनको इस रोग के लक्षण का किस तरह पता लगेगा कि भाई पशुओं में जो लहू मूतना रोग की समस्या आ गई है? विनोद जी, इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं जी। एक, इस रोग के लक्षण आने से पहले भी किसान भाई इसका ध्यान रख सकते हैं। उनको ये इस तरह से दिखेगा कि उनको पशु के चलने फिरने में उसको अकड़ाव महसूस होगा जी, या पशु उठने में ज्यादा टाइम ले रहा है, या वो घुटने के बल, अगले गोडे के बल जब खड़ा होते वक्त ज्यादा टाइम ले रहा है जी। और जब लक्षण आ ही जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो लक्षण देखने को मिलता है वो पेशाब में लाल रंग, जिसको हम लहू कह देते हैं कि पशु लहू मूत्र है। हाँ। तो वो लाल रंग का पेशाब जो है ब्याने के बाद जो पशुओं में देखने को मिलता है, ये इसका एक मुख्य लक्षण है जी। डॉक्टर साहब, ये जो समस्या है कि पशुओं में हमारा जो लहू मूत्रा रोग है, इसके कारण क्या क्या डॉक्टर साहब, कि किस वजह से ये है बीमारी पशुओं में हमारे आवा है?
विनोद जी, इसके मुख्य जो इसका कारण है वो पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी के कारण ये मुख्यतः ये रोग आता है। जी डॉक्टर साहब। और फास्फोरस की कमी के कारण ही जैसे कि जो हमारा राजस्थान और हरियाणा की जो बेल्ट है, इसमें मिट्टी में ही फास्फोरस जो है वो पहले ही थोड़ा कम मात्रा में ही होता है, जिसके कारण ये इसी इलाके में, इसी हमारे राज्यों में ये देखने को मिलता है। तो फास्फोरस की ही जो शरीर में जब उसकी मेटाबॉलिज्म जब बिगड़ता है तो उसी के कारण ये रोग हमें देखने को मिलता है। जी डॉक्टर साहब, यानी कि ये जो बीमारी है ये पूरे देश या पूरी दुनिया की मुख्य बीमारी नहीं है, ये सिर्फ क्षेत्रीय बीमारी एक, ये पूरी दुनिया में भी देखने को मिलती है। न्यूजीलैंड में या दूसरे जगहों पे, दूसरे देशों में भी इस बीमारी को रिपोर्ट किया गया है। वहाँ ये ज्यादातर जब आप बंद गोभी ज्यादा खिलाते हैं या हम जब शलगम ज्यादा खिलाते हैं तो उस वजह से भी जब फास्फोरस की कमी होती है तब भी ये देखने को मिलती है। जी डॉक्टर साहब, तो अगर फास्फोरस की कमी है तो हमें पशुओं में लहू मूत्रा के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाए डॉक्टर साहब। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका फिर बचाव हम किस तरह करें? किस तरह हम जो है हमारे जो पशु पालक भाई हैं या जो हमारे किसान भाई हैं, अगर इसके लक्षण दिखाई दें, रोग का कारण भी पता लग गया है, तो वो बचाव किस तरह करें? पशु चिकित्सक के पास अपने पशु लेकर जाओ या कोई घरेलू उपाय भी है जिससे वो इसका बचाव कर सके? बिल्कुल, पशु चिकित्सक के पास जाने से पहले पशुपालक भाई अपने घर पर भी इसका उपचार इलाज कर सकते हैं। जब उनको लगे कि हमारे पशु को चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है या उनको गठिया जैसे उसके लक्षण महसूस होते हैं कि इसके जोड़ों में अकड़ाव है और या इसको जैसे हमने अभी बात की कि इसको उठने या उठते वक्त खासकर ज्यादा तकलीफ होती है पशु को, तो वो फास्फोरस की कमी के कारण ही वो लक्षण है। और या जब उसके पेशाब में पशु मालिक ये देखे कि इसमें लाल रंग ज्यादा आ रहे हैं तो वो भी फास्फोरस की कमी के कारण है। इसके लिए पशुपालक जो जैसे अपना जो आटे का छानस है उसको पशु को खिलाएं, वो फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसके साथ ही साथ हाथी बूरा जो है, जो हम घर में ज्यादातर पशुपालक देसी उपाय के तौर पे इस्तेमाल भी करते हैं, तो हाथी बूरा भी पशु की जो खुराक में शुरुआत ब्याने के बाद जरूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसमें कोई मात्रा की भी इतना हमने हाथी बूरा इतनी मात्रा में एक दिन की खुराक इतनी होनी चाहिए उसकी, या जो हमारा जो छानस है आटे उसका, तो उसकी कितनी मात्रा हमने रखनी है? जब पशुपालक भाई जब हम छानस का प्रयोग कर रहे हैं तो हम 100 से 150 ग्राम छानस एक टाइम पे पशु को दे सकते हैं। ऐसे ही जब हाथी बूरा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 100 ग्राम हाथी बूरा सुबह और 100 ग्राम हाथी बूरा शाम को उसको दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अगर लक्षण हमें दिखी गए हैं कि लाल पेशाब आ रहा है, पशु लहू मूत रहा है, तो उसके बाद हम सोडियम एसिड फॉस्फेट जो है ये पाउडर ही है, ये आप 70 से 80 ग्राम सोडियम एसिड फॉस्फेट अगर पशु को 2-3 टाइम दे दोगे तो इससे इसके काफी आराम आ जाता है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये तो आपने घरेलू उपाय बताए, अगर इसमें ऐसे भी कोई लक्षण है कि मान लो जो हमारा पशुपालक भाई है वो लंबे समय तक गौर नहीं कर रहे हैं, तो पशु की भी जान के जाने की संभावना है इसमें, या ये कुछ समय के बाद अपने आप भी ठीक हो जाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता से? विनोद जी, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है जी। ये पशुपालक इसको हल्के में ना लेते हुए इसकी तरफ हमें ये भी गौर करना चाहिए। जब ब्याने के बाद मैला छंटता है या पशु जब कड़ छंटता है, जिसको हम लोकल डिस्चार्ज बोलते हैं, तो पशुपालक भाई ये सोचते हैं कि नहीं ये तो लाल रंग का मैला या कड़ आ रहा है, जबकि हम उसमें समझ नहीं पाते हैं कि ये लाल रंग का पेशाब आ रहा है। तो पशुपालक भाई को इस चीज की गौर करनी चाहिए कि ये मैले की बजाय, कड़ की बजाय ये लाल रंग का पेशाब है या ये मैला है। तो इसमें हम कई बार गलती कर जाते हैं और हम उसको हल्के में लेते हैं और उससे फिर पशु का जो हीमोग्लोबिन जिसको हम कह देते हैं उसका वो कम होता जाता है और उसका खून की कमी होने के कारण इसमें पशु की मृत्यु भी हो सकती है। जी डॉक्टर। तो इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मान लो जैसे आपने बताया कि कई बार किसान भाई या पशुपालक भाई को समझ में नहीं आता, तो क्या इसका उपाय है कि वो जो पेशाब है उसका लेबोरेटरी में टेस्ट करवाए, उससे पता लग जाएगा?
उसके दोनों तरह से किसान भाई इसको घर पे भी चेक कर सकते हैं। अगर पेशाब को एक कंच के गिलास में अगर आधे घंटे के लिए रख देंगे तो आपको वो कॉफी कलर का एक चॉकलेट ब्राउन कलर का आपको जो पेशाब है वो दिखेगा, तो आप उससे समझ सकते हो कि ये पशु में लहू मूतने की ये समस्या है, ना कि ये मेले की वजह से है या कड़ की वजह से। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो है घरेलू उपाय, तो अगर घरेलू उपाय से भी आराम नहीं आ रहा है तो फिर हमारे पशु जो पालक भाई हैं उसको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। अगर घरेलू उपाय से आराम नहीं आता है तो पशुपालक भाई को जरूर आपके नजदीक के पशु चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए। जब इसकी खून की जांच करवाएंगे तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि फास्फोरस जो 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है तो वो उसकी मात्रा काफी कम आएगी, खून की जांच में काफी कम आएगी। तो पशु चिकित्सक उसको जरूरी बोतल, अगर NS नॉर्मल सलाइन अगर बोतल लगाने की जरूरत है डिहाइड्रेशन खून की कमी की वजह से, तो वो भी लगाएंगे, और जो बाकी जो उपचार जरूरी है जो उसको टीके और इंजेक्शन है वो भी उसके माध्यम से उपचार इसका हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो हमारे पशुपालक भाई हैं या जो हमारे किसान भाई हैं उनको ये समस्या आगे भविष्य में ना देखने को मिले, इनकी उनका पशु में जो फास्फोरस की कमियों कभी ना हो, उसके लिए फिर किसान भाई क्या उपाय करें? विनोद जी, आगे से ये समस्या ना उत्पन्न हो, जैसे कि हम पशुपालक भाइयों को जागरूक कर रहे हैं, तो उसके लिए पशुपालक भाइयों को पशु की खुराक में मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण जरूर शामिल करना चाहिए ताकि फास्फोरस की कमी ना उत्पन्न हो। साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया कि छानस जो है वो पशुपालक भाइयों को जो है वो जरूर पशु की खुराक में शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही साथ चोकर का जो इस्तेमाल है वो भी पशु की खुराक में जरूर करना चाहिए, और ब्याने के बाद उसको प्रिकॉशन के तौर पे उसको हमें मीठा सोडे के साथ साथ जो सोडियम एसिड फॉस्फेट और जो हाथी बुरा है वो पशु को एक बार उसको हफ्ते 10 दिन के लिए देना चाहिए ताकि इस समस्या की जो हमें शिकायत है वो ना आए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुनील दत्त जी, आपने हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि पशुओं में लहू मूत्रा रोग, उसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या है और उसका हम निदान किस तरह कर सकें। तो उम्मीद है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं जब इस बारे में सुनेंगे तो वो भी इसका बहुत बहुत लाभ उठाएंगे। इस सब के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो सुनी भाइया ने भेंट वार्ता, और विषय था पशुओं में लहू मूतना रोग, लक्षण और उपाय। और भाइयों, ये बात करें मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 6 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 7 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही भाइयों, कल जो है प्रदेश के काफ़ी हिस्सों में जो है कहीं जो है छिटपुट बूंदाबांदी देखने की भी संभावना है। और बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल अन्नदाता कार्यक्रम में भाइयों चर्चा करेंगे कृत्रिम गर्भाधारण के महत्व पर, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे भाइयों छिड़काव यंत्रों के प्रयोग में सावधानी और उनके रखरखाव पर। और एक भाइयों जरूरी सूचना, तारीख 6 फरवरी से 8 फरवरी 2026 को केडीबी मेला ग्राउंड नज़दीक ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी और जो मेला है वो आयोजित किया जाएगा। और किसान भाई और जो हमारे पशुपालक भाई हैं उन तक गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रदर्शनी, इस मेले में पहुँचें और इसका लाभ उठाएं। और इब करवाऊँ भैया का मनोरंजन, सुनया रागड़ी। राजपाट धन है दौलत सारी को मतना, तेरा रोवे मतना माँ के जाए रोवे मतना।
और एक बार शक्ल दिखा दे मन है उस कंगला भाभी की, और मैं भी खुशबू ले लूंगा तेरे फूल गुलाबी की, और दरबारा में तो मंडला दी ठग चोर शराबी की, अब सब राय मालम पाट गई तन मेरी खराबी की, सब राय मालम पाट गई तन मेरी खराबी की, तेरा लाख तरह समझाया बकरी, लाख तरह समझाया बकरी, रसों मतना रात पात धन दौलत सारी, भाई तारे गणते गणते अरे मेरी रात कट्या करती, अरे वो भी दिन से याद अरे मेरी बात कट्या करती, अरे सो बर कंगला के आता मेरी नात कट्या करती, रो दरबारा में मेरी गर्दन तेरे हाथ कट्या करती, दरबारा में मेरी गर्दन तेरे हाथ कट्या करती, दखे जान बुझ के राम का के जान बुझ के राम का तेरा बोवा मतना, रात पात धन दौलत सारी बोवा मतना, आदम दे पे नोट सा भाई आती है हर साल, कोई दशा अनधन कर देता है, कोई कर दे कंगाल, जन्म दशा मेरे पे आई टेढ़ा पड़ा सवाल, घर घर तकता खंड था तेरा दो पैसे मलाल, घर घर तकता खंड था तेरा दो पैसे, बतरे बटुए के दाम बरती, तेरे बटुए के दाम बरती, रातो है मतना, रात पात धन दौलत सारी गोवा मतना, घास हुए पक्ष तू के समरण मसमल्यार, और सबका दास हुए पक्ष तू के समरण मसमल्यार, कति सत्यानाश हुए पक्ष तू के समरण मसमल्यार, कति परदाथा से हुए पक्ष तू के समरण में समल्यार, परदाथा दखे मांगराम तू चढ़े तवे पे, मांगराम तू चढ़े तवे पे, तो को मतना, रात पात दौलत सारी तो मतना,
ये तो सुनी भाइयों ने रागणी और गायक कलाकार थे विक्रम सिंह फोगाट। और भाइयों अब चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत गन्ना फसल में अंत फसलीकरण का प्रबंध और महत्व। किसान भाइयों, गन्ने की जो फसल है वो अपने भारतीय खेती में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है और कपड़ा उद्योग के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े संगठित कृषि उद्योग को बनाए रखने में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाव है। लेकिन भाइयों, कम पैदावार और कम लाभ के मुख्य जो कारण है उनमें गन्ने फसल की कम जमाव, समय पर खेती खातर मजदूरों की कमी, वैज्ञानिक ढंग से अंत फसलीकरण ना करना, कम मशीनरी का प्रयोग करना, गेहूं काटने के बाद गन्ने की बिजाई और खादों का सही प्रयोग ना करना और साथ ही भाइयों धान और मोटी फसल की कम उत्पादकता इसका मुख्य कारण है। और भोजन, फाइबर, तिलहन, दालों आदि की जो भारी प्रतिस्पर्धा है उसके कारण भाइयों गन्ने के बढ़ते क्षेत्र की थोड़ी गुंजाइश है। इसलिए भाइयों कुशल कृषि प्रबंधन या जो प्रथा है उसने अपना कर गन्ने और चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एकमात्र जो विकल्प बचा है वो है अंत फसलीकरण प्रबंधन। और हाल ही के जो साल हैं उनमें देखा गया है कि फसल प्रणाली में कई तरह के बदलाव आए हैं। एकमात्र जो फसल को अंत फसलीकरण में जो है स्थानांतरित किया जा सका है, जो उत्पादन आर्थिक रूप से बढ़ावा भी है और साथ ही टिकाऊ भी साबित हुआ है। जैसे कि हम जाने भी हैं कि गन्ना जो है एक लंबी अवधि की फसल है और इसकी बुआई भाइयों 75 से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर करें है और साथ ही भाइयों 80 से 90 दिन तक जो है धीमी गति तक बढ़न वाली यह फसल है। और इसकी कुशल जड़ प्रणाली मिट्टी की गहरी परतों में पौधे के पोषण तत्व और जो पोषक तत्व हैं और नमी को खींचने में मदद करे है, जिस तरह अंत फसल जो है मिट्टी की ऊपरी परत पोषक तत्वों की और जो नमी है उसने खींचा है। और गन्ने की भाइयों दो पंक्तियों के बीच जो है अंत पंक्ति जो है 60 से 90 सेंटीमीटर की जगह उपलब्ध हो जाए। और अंकुर फूटने के लिए भाइयों लंबी अवधि विकास की जो शुरुआती धीमी दर है और अंत फसलीकरण प्रतिस्पर्धा के कारण टिलर के किसी भी नुकसान की भरपाई करने की क्षमता से जो है गन्ने में अंत फसलीकरण को सफल होने में मदद मिला है। और गन्ने की भाइयों फसल के साथ दलहनी फसलें उगाने से न केवल जो दलहनी फसलों का रकबा है वो भी बढ़ेगा, बल्कि इससे भाइयों खरपतवार है उसमें भी कमी आएगी और इसके अलावा भाइयों मिट्टी की जो भौतिक, रासायनिक और जो जैविक गुणवत्ता है उसमें भी सुधार होगा। साथ ही रोजगार के अवसरों के साथ साथ भाइयों गन्ने के लिए जो महत्वपूर्ण आदान है उसके आगे उपयोग के लिए किसानों को मध्य अवधि आय भी मिल जाएगी। और अंत फसलीकरण गन्ना फसलों किसान जो गन्ना के किसान हैं उनको फसल अवधि के बीच में पैसा मिलने का और साथ ही गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने का, लागत कम करने का, मिट्टी की भौतिक और रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करने का और अधिक मुनाफा कमाने में भी मददगार साबित होगा। तो अंत फसलीकरण प्रबंधन करना किस तरह? हरियाणा राज्य में भाइयों गन्ना जो है 3 मौसमों में यानी कि अपना सितंबर अक्टूबर के महीने में, बसंत का जो है मध्य फरवरी और मार्च के अंत तक और गर्मियों का भाइयों मध्य अप्रैल मई में लगाया जावा है। और गन्ने की रोपाई के सभी मौसमों में भाइयों लेट बिजाई न छोड़कर अंत फसलीकरण को सफलतापूर्वक करा जा सका है। और प्रदेश में भाइयों जो सितंबर अक्टूबर यानी कि जो शरदकालीन गन्ने की बिजाई है वो 10 से 12% हिस्से में ही करी जावा है। और शरदकालीन गन्ने की जो फसल है वो बसंत में बोए गए गन्ने तक जो है 20 से 25% और पछेती बिजाई तो भाइयों 40 से 50% अधिक पैदावार देवा है और जल्द पक कर तैयार भी हो जाए। हालांकि सर्दी के मौसम में फसल की बढ़वार और फुटाव नहीं हो पाता, परंतु इस दौरान गन्ना फसल पर बिना किसी दुष्प्रभाव के अंत फसल उगाकर अतिरिक्त किसान भाई आमदनी ले सके हैं। और अंत फसलों को दी गई जो सिंचाई है वो गन्ने की फसल के लिए भी पर्याप्त होगी और इससे भाई पानी की बचत भी होगी और खाली जगह में अंत फसल लेने तक खरपतवार की समस्या में भी कमी आएगी। जिस तरह लहसुन, धनिया और प्याज जैसी अंत फसलें गन्ने में जो है चोटी, बेधक और कंसुआ के प्रकोप ने भी कम करा है। और अंत फसलों के अवशेष भाइयों जमीन में मिलने तक भूमि की जो भौतिक संरचना है वो भी सुधरे है। और दलहनी फसलों में भाइयों गन्ने के साथ लेने में जो मुख्य फसल में 10 से 25% तक कम नाइट्रोजन डालने की हमने जरूरत पड़े है। यानी कि किसान भाई का जो है हर तरह से फायदा लाभ ही लाभ है अगर किसान भाई जो गन्ने की फसल उसमें अंत फसलीकरण प्रबंधन कर रहे हैं। जिस तरह बेड प्लांटिंग विधि जो है अंत फसलीकरण के कई लाभ हैं। वैसे तो भाइयों गन्ने के साथ अंत फसल का प्रचलन रहा है, परंतु आज के युग में भाइयों प्रति एकड़ जो है अधिक आमदनी लेने खातर गन्ने की फसल में वैज्ञानिक ढंग से अंत फसलों को उगाया जाना बहुत जरूरी है। आमतौर पर अंत फसलों की बिजाई के लिए भाइयों समतल
विधि बिना लाइन के छिट्टा विधि तक करी जाव है, जिससे अंत फसलों में और जो गन्ने में अंत क्रियाएं हैं वो करने में काफ़ी मुश्किल आव है। इसलिए भाइयों अंत फसल की कटाई में जो भी परेशानी आवे वो बेड प्लांटिंग विधि द्वारा फसलों की बिजाई के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई है। बेड प्लांटर मशीन द्वारा 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर खुड में गन्ना और बेड पर अंत फसल की बिजाई करी जा सके है। और अंत फसल के लिए भाइयों निर्धारित बीज और खाद की मात्रा मशीन में डालकर ही बिजाई करें। इसके बाद भाइयों खूड़ों में सिफारिश की गई जो मात्रा में गन्ने का 2 आँखों वाला बीज और खाद डालना है। पोरी ढकने वाले यंत्र या फिर जो कस्सी है उस पर मिट्टी डालकर आधे खूड़ की ऊंचाई तक हल्का पानी डालना है। और आमतौर पर जो है बिजाई की तुलना में बहुउद्देशीय जो बिजाई है वो तकनीक के लाभ और भी ज़्यादा है। बेड प्लांटिंग विधि में भाइयों बीज की मात्रा 20 से 25% तक कम और पानी की भी भाइयों 20 से 25% तक की बचत हो है। और साथ ही प्रकाश है, जमीन है, पोषक तत्व है, इनका उपयोग और इनकी क्षमता में भी बढ़ोतरी तय अंत फसलों का दाना मोटा और ज़्यादा उपज वाला मिला है। जल भराव हो गया, सूखा है या क्षारीय या अम्लीय पानी है, इन क्षेत्रों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है भाइयों। और पौधों की अच्छी बढ़वार के कारण खरपतवार का प्रकोप कम होने के कारण अंत क्रियाएँ करने में आसानी हो जाए है। और दलहनी फसलें जिनमें हल्की सिंचाई की जरूरत पड़े है, पानी देने के बाद यदि बारिश आ जाए तो भी अंत फसलों पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वायु पानी जो है नालियों के द्वारा बाहर निकल जाए है। और जो अंत फसली हमले हैं उनमें कुछ एक बात का हमने ध्यान भी जरूर रखना है, जैसे खेत की तैयारी किस तरह करनी है, बेड प्लांटिंग है और खेत की अच्छी तरह से तैयार और समतल भी होना चाहिए। फसल का जो चुनाव है हमने वो सही तरीके से करना है। और अंत फसलीकरण में सिंचाई का प्रबंधन भी हमने सही ढंग से करना है। और अंत फसलीकरण में खाद और उर्वरक का जो है प्रबंधन है वो भी हमने सही तरीके से सुचारू रूप से करना है। तो ये तो भाइयों ली जानकारी गन्ना फसल में अंतःकरण प्रबंधन किस तरह का। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों, इसी के साथ आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।